नमस्कार, मैं हूं प्रकाश यादव। आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं उनके विषय में चर्चा किया जाएगा। देखिए, मैं भारतीय संविधान की 2 वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जो हमारा भारतीय संविधान है। भारत का जो संविधान है उसमें कुल 22 भाग हैं और इसके बाद में 12 अनुसूची है और कुल 395 अनुच्छेद है, आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। और देखिए, इसमें 104 संविधान संशोधन किया जा चुका है। तो हम लोग आज बात करेंगे, देखिए, जो भारत के संविधान का भाग 1 है। भाग एक में कहा गया है भारत संघ एवं राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। इसके विषय में दिया है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 में दिया गया है। आपका भाग 1 के विषय में दिया गया आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 में। तो इसके अंतर्गत भारत में कुल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या 8 है और इसके बाद में भारत में कुल जो राज्य हैं उनकी संख्या है 28 उनकी संख्या है। और जो हाल ही में जो केंद्र शासित बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको 31 अक्टूबर सन 2019 को बनाया गया था। अब देखिए, बात करते हैं भाग 2। तो जो भाग 2 है, भाग 2 के विषय में कहा गया है नागरिकता के विषय में। भाग 2 में नागरिकता के विषय में कहा गया है, तो इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के विषय में कहा गया है। देखिए, जो भारत की नागरिकता का जो आधार होता है वो 5 तरीके से होता है। एक आपका हो जाएगा जन्म के आधार से आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं। दूसरा होता है आपका वंशानुगत आप पा सकते हैं। तीसरा होता है पंजीकरण के आधार पे पा सकते हैं। और जो आपका चौथा होता है देशीयकरण के आधार पे पा सकते हैं। और जो 5वां होता है भूमि अर्जन के आधार पे आप भारत की नागरिकता पा सकते हैं। तो इस तरीके से भारत की नागरिकता पाने का 5 आधार होता है। एक आपका जन्म के आधार पर वंशानुगत होता है, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। भारत में जो प्रावधान है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। और देखिए, जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वो जो यूएसए है, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे कुछ भारत के लोग होते हैं वो चले जाते हैं अमेरिका, चले जाते हैं, वहां के किसी व्यक्ति से या किसी महिला से, यदि कोई महिला रहती है तो किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है और कोई व्यक्ति है तो किसी महिला से शादी कर लेता है, तो वहां की उन्हें नागरिकता दे दी जाती है। तो इस तरीके से जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और देखिए, यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है लेकिन वो 7 वर्ष तक लगातार वो भारत से बाहर किसी देश में रहने लगता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है तो वह भारत में भूमि नहीं खरीद सकता है। इतना समझिए कि आप यदि 7 वर्ष तक लगातार अपने देश से बाहर रहते हैं तो आप अपने देश की नागरिकता से हाथ खो बैठेंगे, मतलब आपको अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, आपकी नागरिकता वैसे ही रद्द हो जाएगी। भाग 3 के विषय में, तो भाग 3 में कहा गया है मौलिक अधिकार के विषय में कहा गया है। मौलिक अधिकार, यदि आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो जो मौलिक अधिकार है इसको लिया गया है यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल जो राइट होता है, इससे पहले हम लोग चर्चा किए हैं भाग 1 के विषय में। तो भाग 1 में कहा गया है भारत संघ एवं राज्य क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसके विषय में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में उल्लेख किया गया है।
भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भाग 2 में नागरिकता के विषय में उल्लेख किया गया है, जिसके विषय में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में उल्लेख किया गया है। और उसमें मैं ये भी बताया था, यदि कोई व्यक्ति भारतीय है, वो 7 साल तक किसी अन्य देश में रहता है तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और आपको भारत देश की नागरिकता प्राप्त करना है तो उसके लिए पांच जो कारक होते हैं, एक होता है जन्म के आधार पर, एक होता है वंशानुगत होता है, एक होता है पंजीकरण के आधार पर, एक होता है देशीयकरण होता है और एक होता है भूमि अर्जन के आधार पर। और ये भी बताया था कि यदि आप भूमि खरीदते हैं, यदि भारत की नागरिकता खो चुके हैं तो आप भारत में भूमि नहीं खरीद सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कुल 6 मौलिक अधिकार होते हैं और इसके बाद में इसके विषय में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में उल्लेख किया गया है। भारत में जो मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में उल्लेख किया गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो मौलिक अधिकार होता है समानता का अधिकार होता है। समानता का जो अधिकार है इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। और इसके बाद में आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका आ जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में दिया गया है। फिर आता है आपका पहला समानता का अधिकार हो जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाता है, फिर होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 23 से लेके 24 तक में दिया गया है स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर इसके बाद में होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका मतलब है आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं यदि आपकी मर्जी है। तो इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है 5वां, इसमें दिया गया है शिक्षा एवं जो संस्कृति का अधिकार होता है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। ये आपका आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक में दिया गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर आता है 6वां होता है संवैधानिक, 6वां आपका होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। इसके विषय में दिया गया है आर्टिकल 32 में दिया गया है। अब देखिए जो आर्टिकल 32 होता है, आर्टिकल 32 इसको डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को कहा था। यदि आपसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर देखिए होता है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में होता है। इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार होता है, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक कर दिया जाता है, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक कर दिया जाता है और इसको रखा जाता है आर्टिकल 300A में रखा जाता है। तो संपत्ति के अधिकार को वैधानिक कर दिया जाता है, इसको रखा जाता है आर्टिकल 300A में रखते हैं। आर्टिकल 300A, जो आर्टिकल 300A है इसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार पहले था वो आपका संपत्ति का अधिकार अवैधानिक था, लेकिन अब उसको वैधानिक कर दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था जो मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए आगे चर्चा करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा किया जाएगा। तो पहले आपका आता है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। और इसके बाद में जो आपका आर्टिकल 18 आता है, आर्टिकल 18 में आपका है उपाधियों का, आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत हो जाता है। और देखिए जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है तो इसमें कहा गया है आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में कहा गया है। आप मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, आप यदि अपना
भाव प्रकट करना चाहते हैं कहीं समाज के सामने, तो आपको अपने मूल अधिकार के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता है। फिर एक होता है आर्टिकल 19 ए होता है, इसमें कहा गया है प्रेस की स्वतंत्रता कहा गया है। देखिए वैसे जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये वैधानिक रूप से नहीं है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वैधानिक रूप से नहीं है, इसको आर्टिकल 19 में रखा गया है। अब देखिए जो आर्टिकल 19 होता है, कहीं कहीं पे आपको 19 दिखता है, लेकिन कहीं कहीं पे रहता है आर्टिकल 19(1)(a) हो जाता है, मतलब इसमें होता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अब देखिए बात करेंगे जो आर्टिकल 19 होता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता होती है। पहला एक होता है आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a), इसमें कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। और दूसरा एक होता है आर्टिकल 19(1)(1)(b) हो जाता है, इसका मतलब है आप बिना किसी हथियार के, मतलब आप बिना किसी हथियार के स्वतंत्रता पूर्वक, आप बिना किसी हथियार के कहीं पे भी एक तरीके से प्रचार वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है आर्टिकल 19(1)(c) आ जाता है। जो आर्टिकल 19(1)(c) आता है इसके अंतर्गत संघ एवं कोई भी समिति है, किसी भी समिति का आप गठन कर सकते हैं, संघ एवं किसी भी समिति का आप गठन कर सकते हैं 19(1)(c) के अंतर्गत। फिर एक आपका आता है 19(1)(d) के अंतर्गत कहा गया है आप भारत के किसी भी भूभाग पर स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए जा सकते हैं, 19(1)(d) में कहा गया है। फिर एक होता है 19(1)(e) होता है, इसके अंतर्गत ये है आप भारत के किसी भी भूभाग पर जमीन खरीद सकते हैं, वहां पे घर बना सकते हैं। पहले देखिए जम्मू कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो वहां से जब आर्टिकल 35 से और धारा 370 को जब हटा दिया गया तो वहां का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे खारिज कर दिया गया। तो इसका मतलब है अब क्या है, आप भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं और अपना आप घर बना सकते हैं। फिर आता है आखिरी जो आता है आपका 19(1)(1)(g) आता है, इसके अंतर्गत आप व्यापार कर सकते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। आप यदि कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल आपका आ जाता है 20 आ जाता है। आर्टिकल 20 के अंतर्गत कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति यदि अपराधी है तो उसको दोहरा दंड भी दिया जा सकता है। यदि आपका 2 अपराध किया है तो उसको 2 अपराध का दंड दिया जाएगा। और इसके बाद में स्व अधिशासन की उसको स्वतंत्रता भी है। फिर आपका आता है आर्टिकल 20(c), आर्टिकल 20(c) में कहा गया कोई भी अपराधी है किसी भी व्यक्ति को डराकर धमकाकर अपने खिलाफ गवाही के लिए उसको मजबूर नहीं करेगा, मतलब कोई भी अपराधी है किसी भी व्यक्ति को डराकर धमकाकर अपने खिलाफ गवाही करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 21 आ जाता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत कहा गया है कि आप विदेशी यात्रा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप मतलब विदेश की यात्रा कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 24 आ जाता है। आर्टिकल 24 में कहा गया है 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक होते हैं उनको, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र वाले आयु के किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं रखना कंपनियों के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा। कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति से काम करवा रहा है तो आपका ये क्या है, एक गैर कानूनी है। ये आपका आता है आर्टिकल 24 के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है आर्टिकल 25 आता है। आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपका आर्टिकल 25 के अंतर्गत कहा गया है, पहले देखिए जो भारतीय संविधान में हिंदू शब्द था अब देखिए शामिल कर दिया गया है, सिख शामिल कर दिया गया है, बौद्ध शामिल कर दिया गया है और आपका जैन शामिल कर दिया गया है। तो हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शामिल कर दिया गया है। आर्टिकल 24 जो है मतलब बालकों का शोषण नहीं करना चाहिए, इसके विषय में कहा गया है। फिर आपका देखिए आता है आर्टिकल 30(a) आ जाता है। आर्टिकल 30(1) आता है, इसके अंतर्गत कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं उनको अपनी रुचि के आधार पर, अल्पसंख्यक के लोगों को अपनी रुचि के आधार पर जो शिक्षण संस्थान को वो आपका स्थापित कर सकते हैं और इसके बाद में उसका संचालन भी कर सकते हैं, स्थापित एवं उसका संचालन भी कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग। अब देखिए दूसरा एक आता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि जो बंधुआ मजदूरी है, बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब आया था, तो
बंधुआ मजदूरी अधिनियम आपका आया था 1976 के अंतर्गत आया था। और देखिए एक होता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रीय आपात होता है। तो जब राष्ट्रीय आपात होता है तो इसके अंतर्गत जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको नष्ट नहीं किया जाता है और जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। और जो मूल अधिकार होता है, आपसे यदि दो तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा, मूल अधिकार में संशोधन, तो मूल अधिकारों में जो संशोधन होता है ये संसद के द्वारा होता है। और जो आपका मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार का संरक्षक, यदि आपसे पूछा जाता है मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, तो न्यायपालिका होती है, वो हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक होती है। और जो हमारे मूल अधिकार है उनको रद्द करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकारों को रद्द कर सकता है। जैसे हमारा अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। और देखिए एक आपसे प्रश्न आता है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया था और भी जितने एग्जाम है उनमें भी पूछा जा सकता है। एक आपका केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल का केस हुआ था, 1973 में हुआ था। इसके अंतर्गत ये कहा गया था, जो आपका केशवानंद भारती को कहा जाता है मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा किसने दिया है, तो संविधान का जो मूल ढांचा है वो केशवानंद भारती को कहा जाता है। संविधान का संरक्षक यदि आपसे पूछा जाए संविधान का संरक्षक कौन है, तो आपका केशवानंद भारती जी हैं, जो आपके केरल के रहने वाले थे, जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले जिनका निधन हो गया। तो इस तरीके से आपको जितना भी मौलिक अधिकार है, जितना भी आर्टिकल है, उसके विषय में आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और यदि आप वीडियो के संबंध में कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ यदि त्रुटि हो गई हो तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।